तो भारत भूमि के कोने कोने में बैठे सभी विद्यार्थियों का मैं अनिल कुमार जांगड़ी इस ऑनलाइन दुनिया में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो भैया हमसे जुड़िए, अब आपको हम पढ़ाएंगे। अब आप कहोगे पहले ये बताओ क्या चल रहा था, हम नए जुड़े हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाओगे क्या? तो हम अंतिम क्लास में पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने कहां से शुरू किया था? तो हमने ये देख लिया था कि भारत में किस प्रकार अंग्रेज आए, यानी यूरोपियन कंपनियां भारत आई। तो ये कंपनियों का आगमन था, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। हमको इतिहास पूरा का पूरा किसका पढ़ना है? अंग्रेजों का पढ़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ना है। किंतु उससे पहले हमने थोड़ा सा इतिहास किसका देखा था? पुर्तगालियों का देखा था। किन का इतिहास देखा था? पुर्तगालियों का। क्योंकि इन पुर्तगालियों ने भारत और यूरोप के मध्य समुद्री रास्तों की खोज के लिए कई प्रयास किए थे और अंततः इनको सफलता मिली थी। तो थोड़ा सा इतिहास हमने किन का देखा था? पुर्तगालियों का देखा था। पुर्तगालियों के बाद यूरोप से कोई चलकर आए तो वो कौन थे? डच। उनके बाद कौन आए? अंग्रेज। मेन करता धरता आधुनिक भारत के इतिहास में जिनका इतिहास लगता है वो कौन है? अंग्रेज है। तो हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो इनके बारे में पढ़ेंगे, नहीं इन नीचे वालों के बारे में पढ़ेंगे। हमको अंग्रेजों से लेना देना है, अंग्रेजों का इतिहास हमको पढ़ना है। तो शुरू कर दें। पहले की क्लास आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो पहले 2 वीडियो देख कर आना, तब जाकर ये क्लास समझ में आएगी। तो शुरू कर दें। तो आइए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इन अंग्रेजों के बारे में। किन के बारे में? इन अंग्रेजों के बारे में, किस प्रकार अंग्रेज भारत में आए और किस प्रकार अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। जो लोग एक पार्टी, एक कंपनी बनाकर आए थे व्यापार के उद्देश्य से और भारत में पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं, किस प्रकार वे वो व्यापारी पॉलिटिकल पावर बने, वो देखेंगे। तो आइए मेरे मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। यह है अपने भारत का मैप। कहाँ का मैप? अपने भारत का मैप। और भारत एशिया का एक देश है और हम बात करेंगे यूरोप के देशों की। और यूरोप के अंदर एक स्थान पड़ता है, कौन सा जी? लंदन। क्या पड़ता है? लंदन। ये मान लेता हूं मैं, लंदन। और यहां एक ग्रुप चलता था, एक कंपनी चलती थी। उस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। आइए जी, मर्चेंट एडवेंचर्स। एक मिनट जी। लंदन के अंदर एक कंपनी चल रही है, व्यापारियों का एक ग्रुप है जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स। ओके रिपोर्ट। और उस मर्चेंट एडवेंचर्स के कुछ व्यापारी चाहते हैं कि हम भारत के साथ व्यापार करें, क्योंकि पुर्तगालियों का व्यापार भारत के साथ चल रहा था, डचों का व्यापार भारत के साथ चल रहा था। इस बात का चर्चा पूरे यूरोप में हो चुका था कि यार यूरोप के अंदर जो व्यापारी अमीर हो रहे हैं वो इतने अमीर कैसे हो रहे हैं। तो यहां मर्चेंट एडवेंचर्स के जो व्यापारी थे उनको पता चला कि ये भारत से क्या ला रहे हैं? गरम मसाले ला रहे हैं और वो यूरोप में बेच रहे हैं। यही कारण है उनके अमीरी का। तो उस मर्चेंट एडवेंचर्स के व्यापारियों ने एक अनुषंगी कंपनी बनाई, यानी मेन कंपनी है मर्चेंट एडवेंचर्स लंदन की, ट्रेड हेतु बनाई गई है। अब वो कंपनी एक अनुषंगी कंपनी बनाएगी जिसका नाम रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनते रहना। आओ जी, शॉर्टकट में EIC बोलते हैं। अब आप कहोगे कब बनी? तो ये कंपनी बनी थी 1599 में। और इस कंपनी का उद्देश्य है भारत के साथ क्या करना? केवल व्यापार करना। अब भारत के साथ इसको व्यापार करना है तो ये भारत में सिद्धि आ सकती है क्या? हमको कहीं व्यापार करने जाना हो तो हम भारत सरकार से पहले अनुमति लेंगे, फिर भारत की सरकार दूसरे देश से पूछेगी कि हमारे भारत से आपके देश में कुछ व्यापारी आ रहे हैं, आप व्यापार करने दोगे या नहीं करने दोगे? जाहिर सी बात है, पूछना पड़ेगा भैया। सामने वाले देश का राजा, सामने वाले देश का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बोलेगा कि हाँ आ जाओ तो हम जाएंगे, वो सामने वाला मना कर दे तो हम नहीं जा सकते। तो इस कंपनी को सबसे पहले अपने देश से पूछना पड़ेगा
और इस देश का शासक कौन था, इस देश की महारानी कौन थी। तो अपने देश में बनते थे राजा और यहां बनती थी महारानी, और उस महारानी का नाम था रानी एलिजाबेथ। क्या था? रानी एलिजाबेथ प्रथम है ये, रानी एलिजाबेथ प्रथम है। ओके, इस रानी एलिजाबेथ के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी जाते हैं और जाके कहते हैं कि रानी साहब हमको व्यापार करना है भारत के साथ। और रानी ने कहा कि हमको किसको, हम कौन हो? तो उन व्यापारियों ने कहा कि रानी साहब हम 217 लोग हैं। कितने लोग हैं? 217 लोग हैं जी। कितने? आइए जी, सदस्य 217, यानी इस कंपनी के शेयर होल्डर कितने थे? 217। और ये 217 लोग अपना परिचय देते हैं कि रानी साहब हमने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ। रानी ने कहा कि केवल व्यापारी करना, और कुछ तो नहीं करना। तो इन व्यापारियों ने कहा कि रानी साहब हमको केवल व्यापार करना है, हमको किसी भूभाग पर अधिकार नहीं करना, हमको भूभाग नहीं चाहिए किसी देश का, बस व्यापार चाहिए। रानी ने कहा कि ठीक है, ये लो जी मेरा शाही आदेश है, रॉयल आदेश है, जाकर वहां के शासक को दिखा देना। अगर पूछे कि कहां से आए हो, किसकी अनुमति लेकर आए हो, तो मैं आपको क्या देती हूं, एक शाही आदेश देती हूं, यानी एक रॉयल आदेश देती हूं। उस रॉयल आदेश के तहत, कौन से आदेश के तहत? रॉयल आदेश के तहत ये कंपनी कहां से कहां आएगी? तो मेरे मित्रों यहां से चलकर आ जाएगी अपने भारत। कहां से चलकर? इस लंदन से चलकर। और इस समय भारत में किसका राज चल रहा था? तो बताना, मुगल बादशाह अकबर का राज चल रहा था। ओके, आपसे पूछा जाएगा जब कंपनी का गठन हुआ उस टाइम भारत में किसका राज था? अकबर का। और इधर लंदन में किसका राज था? रानी एलिजाबेथ का। जब भारत में कंपनी आई उस समय किसका राज था? तब भी किसका था? अकबर का। अब आप कहोगे ये कंपनी भारत कब आई? 1600। कब आई? 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी भारत में आती है। भारत आने के बाद ये व्यापार धीरे धीरे शुरू कर देती है, किंतु शुरुआती समय में इस कंपनी को केवल 15 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए? 15 साल के लिए व्यापारिक अनुमति मिली थी। पर समय का फेर देखिए, उस कंपनी के व्यापारी वापिस अपने देश में जाते हैं और वहां के राजा जेम्स प्रथम से कहते हैं कि जेम्स प्रथम हमको लंबा व्यापार करना है। क्या करना है? लंबा व्यापार करना है, तू इस अवधि को बढ़ा। तो 1609 के अंदर जो शुरुआती 15 वर्ष की अवधि थी उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जेम्स प्रथम ने। और जेम्स प्रथम ने कहा कि जब भी ये अवधि समाप्त करूंगा उससे 2 साल पूर्व मैं आपको सूचना दूंगा, आप सीधा व्यापार कीजिए भारत के साथ। और भारत में ये व्यापार शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे व्यापार कर रहे हैं। किस प्रकार कंपनी बनी ये हमने देखा कि यहां पर एक ग्रुप चलता था मर्चेंट एडवेंचर्स, और उस ग्रुप के अंदर कई व्यापारी थे। उन व्यापारियों ने एक मीटिंग करी, किसकी अध्यक्षता में? तो बताना, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में मीटिंग करके एक नई कंपनी बनाई 1599 में। और वो कंपनी कहां आ गई? भारत आ गई। आइए चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं अंग्रेज किस प्रकार भारत आए। तो एक कंपनी के रूप में आए, कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। क्या था? ईस्ट इंडिया। आओ थोड़ा मैं आपको पढ़ देता हूं, आप कहोगे कि सर क्या सिस्टम है। तो सिस्टम ये है, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से पहचाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके पूर्व के साथ व्यापारिक एकाधिकार की मांग की। यानी क्या कहा है कि यहां लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक ग्रुप चला, यानी एक ग्रुप था जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। और इस ग्रुप ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी किसके पास गई? रानी एलिजाबेथ प्रथम के पास। और एलिजाबेथ से कहा कि हमको भारत के साथ क्या करना है? व्यापार करना, यानी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है। रानी ने कहा करिए। पूर्वी देशों का कहा था, और पूर्वी देश में मेन भारत ही था मेरे मित्रों। ये लॉलीपॉप है पूर्वी देश वाला, तो भारत ही था, भारत के साथ ही करना था। और ये कंपनी कब बनी? तो मैंने बताया 1599 में। और भारत कब आ गई? तो 31 दिसंबर 1600 को। कब आ गई?
31 दिसंबर 1600 को। ये बात सबकी सब याद रखनी है। किस संघ की अनुसंगी कंपनी थी ईस्ट इंडिया? तो मर्चेंट एडवेंचर्स की अनुसंगी कंपनी थी। अनुसंगी कंपनी आप समझते होंगे, जैसे भारत में एक कंपनी है टाटा की, पता होगा। टाटा कंपनी नमक भी बनाती है, टाटा कंपनी आटा भी बनाती है, और टाटा की कंपनी गाड़ी भी बनाती है, और टाटा की कंपनी स्कूटी भी बनाती है। कंपनी मेन क्या है? टाटा। पर यह तो नहीं है ना, जो टाटा की कंपनी नमक बनाती है वो ही स्कूटी बनाएगी? नहीं, स्कूटी बनाने वाली अलग टाटा की कंपनी है और आटा बनाने वाली अलग टाटा की कंपनी है, किंतु मेन ब्रांच कौन सी है? टाटा। तो उसी प्रकार मेन ब्रांच कौन थी ईस्ट इंडिया की? तो मर्चेंट एडवेंचर्स थी। ओके रिपोर्ट। अब ये भारत आ गए, शुरुआती कितने साल के लिए आए थे? तो शुरुआत में भैया 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। किंतु समय का फेर देखिए, फायदा हुआ। जेम्स प्रथम के पास व्यापारी जाते हैं और जाकर कहते हैं कि थोड़ा कार्यकाल बढ़ाओ, तो उसने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अब ये भारत में व्यापार करने लगे धीरे धीरे, किंतु इनको ये चाहिए कि यार हमारा यहां स्थायित्व प्रदान हो, क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व 2 देश आ चुके हैं। कौन कौन से? तो पुर्तगाल और डच यहां व्यापार कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारा स्थायित्व प्रदान हो, हमको व्यापारिक अनुमति मिले। किस रूप में? तो भारतीयों के द्वारा लिखित रूप में, यानी भारत का जो राजा है, भारत का जो सम्राट है, भारत का जो बादशाह है, वो हमको लिख के दे कि आप भारत में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। फिर हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में व्यापार करने के लिए अरब से भी व्यापारी आते थे, खुद भारत के भी व्यापारी थे, और यूरोप से पुर्तगाली और डच भी आए हुए थे। उनके मध्य कंपटीशन चल रहा था। वो लोग अंग्रेजों को परेशान करते थे। तो अंग्रेजों को लगा कि एक बार यार यहाँ के शासक द्वारा हमको लिखित रूप से या मौखिक रूप से अनुमति मिल जाए ना, तो मजे बन जाए। पर अनुमति ले कौन? राजा के दरबार में जाए कौन? आज अपने देश में कोई व्यापार करने के लिए आए, वो सीधा डायरेक्ट मोदी से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। और उस समय मोदी के पद वाला कार्य कौन कर रहे थे भारत में? मुगल कर रहे थे, यानी मुगलों का राज था। तो ये व्यापारी के कंपनी, ये व्यापारी के कंपनी के व्यापारी कहां जाते हैं? तो मेरे मित्रों जेम्स प्रथम के पास जाते हैं, और जेम्स प्रथम से कहा कि जेम्स प्रथम, तू हमको व्यापारिक अनुमति दिला, मुगल बादशाह के नाम तू एक पत्र लिख, और तेरा एक दूत भेज, तेरा एक संदेश वाहक भेज, जो हमको क्या दिला सके? व्यापारिक अनुमति दिला सके। जेम्स प्रथम ने कहा कि डोंट वेरी बी हैप्पी, टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा व्यक्ति जाएगा कहां? तो भारत। उन्हें व्यापारियों ने कहा कि भारत जाएगा, तेरी बहुत अच्छी बात है, किंतु वहां मुगलों का राज चल रहा है। मुगलों को या तो आती है फारसी या आती है उर्दू, और उनको कुछ नहीं आती। अपने देश में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको फारसी या उर्दू आए? तो जेम्स प्रथम ने कहा कि तुम टेंशन मत करो, डोंट वेरी बी हैप्पी। उसी दिन इंग्लैंड के अंदर जेम्स प्रथम घोषणा करवाता है कि जिस व्यक्ति को फारसी और उर्दू आती है वो व्यक्ति मेरे दरबार में आए। तो उसी समय एक व्यक्ति दरबार में आता है जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या था? कैप्टन हॉकिंस। ये कैप्टन आता है और पूछता है कि हाँ बोलिए राजन, क्या बात है? तो इसने पूरी बात पूछी। तो जेम्स प्रथम ने कहा कि आपको भारत जाना है, मुगल बादशाह से बात करनी है, या तो आप बात करना फारसी में या बात करना उर्दू में। भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा आप कहोगे वैसी बातें मैं कर लूंगा। तो वहां से कौन चलता है? तो कैप्टन हॉकिंस चलता है, भारत के लिए रवाना हो जाता है अपने जहाज हेक्टर में बैठकर। यह लंदन से चला और भारत में 1608 के अंदर सूरत बंदरगाह पर उतरता है, और उतर कर पूछता है कि मुगल बादशाह की राजधानी कहां है? तो वहां के व्यापारियों ने बताया कि मुगल बादशाह की राजधानी है कहां? आगरा। और उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर, और जहांगीर आगरा के दरबार में बैठा हुआ। और जहांगीर को भैया आप जब मुगल साम्राज्य पढ़ोगे या आपने पढ़ा है तो पता होगा, 2 चीजों का बड़ा शौक था, एक तो शराब का और एक अयाशी का। दोनों चीजों के लिए जहांगीर जाना जाता था। वो साफ साफ लिखता है कि मुझे इस दुनिया में शराब और मेरी पत्नी से प्रिय कोई नहीं लगता। ये राज्य है, ये साम्राज्य एक तरफ, और मेरे मजे के दिन एक तरफ। वो अपनी आत्मकथा में लिखता है कि 1 बोतल शराब हो
एक बोतल शराब हो, आधो किलो कबाब हो, राज मेरी पत्नी नूर जहां का हो, खरा हो चाहे खराब हो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज मेरी पत्नी का होना चाहिए, एक बोतल शराब होनी चाहिए और आधो किलो मीट होनी चाहिए। ऐसा मुगल बादशाह, और भारत के अंदर अंग्रेज आ चुके हैं, अब वो फायदा उठाएंगे भैया। तो वो कैप्टन हॉकिंस पूछता है कि राजधानी कहाँ है, तो आगरा बताई जाती है, और वहां से आगरा के लिए रवाना हो जाता है। जहांगीर का दरबार लगा था और जहांगीर के दरबार में जाकर वो अंग्रेज फारसी भाषा में और बीच बीच में उर्दू के शब्द यूज करता है, और जहांगीर को लगा यार ये आदमी कहां से आया है गोरा, इसकी भाषा है अंग्रेजी किंतु बोल क्या रहा है हमारे वाली। तो जहांगीर ने कहा कि इसको मेरे पास बुलाइए, मेरी जड़ में बिठाइए, मैं इसके साथ बात करना चाहता हूं, इतना गोरा आदमी मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा है, और पहली बार किसी गोरे को मैंने फारसी और उर्दू बोलते हुए देखा है। तो पास बिठाकर बात की जाती है और परिचय लिया जाता है। तो उस समय कैप्टन हॉकिंस कहता है कि मुगल बादशाह जहांगीर, मैं राजदूत हूं किसका, इंग्लैंड के महाराजा जेम्स प्रथम का, और मैं तेरे पास किस लिए आया हूं, तो मुझे क्या चाहिए, हमारी एक कंपनी आपके साथ आपके भारत में व्यापार कर रही है, हमको व्यापारिक अनुमति दो। जहांगीर ने कहा कि मेरे लिए कुछ लेकर आया है क्या, मेरे लिए कुछ लेकर आया है क्या, तुम्हारे बादशाह ने तुम्हारे राजा ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या। तो उस समय कहा कि मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, मेरे पास शराब की बोतलें हैं, लंदन से लेकर आया हूं। भाई ने कहा कि शाम को बैठकर पिएंगे, उसी समय इस व्यापार की बात करेंगे। तो भैया शाम के समय जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस पैक लेते हैं, पैक लेकर जहांगीर से कैप्टन पूछता है कि हाँ जहांगीर क्या प्लान है। भाई ने कहा कि यार प्लान आगे देखेंगे, एक बार तू चिल कर, इंजॉय कर, तू मेरे भाई जैसा लग रहा है, तू शराब पीकर भी हिंदी में बात कर रहा है, फारसी में बात कर रहा है, उर्दू में बात कर रहा है। हमारे तो यहाँ एक पैक अंदर चला जाता है तो अंग्रेजी शुरू हो जाती है, तू अंग्रेज होकर भी अंग्रेजी नहीं बोल रहा, तू मेरे भाई जैसा लग रहा है, तू है गोरा, है तू इंग्लिश, किंतु मुझे लग रहा है खान। तो जहांगीर ने उस कैप्टन हॉकिंस को किसकी उपाधि दे दी, इंग्लिश खान की उपाधि दे दी, और 400 का मनसबदार बना दिया। तो आपसे पूछे कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर कितने की उपाधि देता है, तो 400 की मनसबदारी और उपाधि देता है इंग्लिश खां की, किसकी, इंग्लिश खां की। अब मैं थोड़ा बता देता हूं, ये नोट्स के रूप में चल रहा है, आपको बनाने नहीं होंगे नोट्स, सीधा ये पीडीएफ पढ़ लेना। आइए जी, कैप्टन हॉकिंस सरकारी हैसियत से आने वाला प्रथम अंग्रेज था, यानी राजदूत के रूप में आने वाला प्रथम व्यक्ति था। और इसकी विशेष बात क्या है जी, तो विशेष बात यह है जी, ये हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कौन से, हेक्टर नामक जहाज से। ये प्रश्न केबीसी में पूछा था कि जहांगीर कौन से, सॉरी कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज से भारत आता है, तो हेक्टर नामक जहाज से आता है। और भारत कब पहुंचता है, तो 1608 में। और कौन से बंदरगाह पर उतरा था, तो सूरत बंदरगाह पर उतरा था। ओके, अब ये किससे बात करता है, जहांगीर से, और शराब पीता है साथ बैठकर, कुछ समय के लिए नहीं बल्कि 4 साल तक ये भारत में रहा था। जब चलने के दिन आए तो जहांगीर से एक दिन कहा कि जहांगीर तूने मुझे बड़ा प्यार दिया है पर व्यापारिक अनुमति नहीं दी। भाई ने कहा कि चल यार, तू मेरे दोस्त की तरह रहा है, मेरे भाई की तरह रहा है, तेरे को मैं व्यापारिक अनुमति देता हूं। जैसे ही जहांगीर ने व्यापारिक अनुमति दी तो भैया पुर्तगालियों ने विरोध कर दिया। पुर्तगालियों ने कहा कि अरे इन गोरों का विश्वास मत करना, इन अंग्रेजों का विश्वास मत करना, ये विश्वासघात करेंगे। उनका विरोध देखकर जहांगीर ने कहा कि कोई व्यापारिक अनुमति नहीं है, भाग जा यहां से। 4 साल तुझे घर में बिठाकर खिलाया और आज तेरे बारे में, तेरे देश के बारे में पता चल रहा है कि तुम धोखा कर सकते हो। ये पुर्तगाली तुम्हारे ही महाद्वीप के हैं, तुम्हारे बारे में ये बातें बोल रहे हैं कि तुम धोखे कर सकते हो, तो आपको कोई व्यापारिक अनुमति नहीं है। 4 साल रहा, उपाधि ली कौन सी, इंग्लिश खां की, और 400 का मनसबदार बनाया, किंतु भैया व्यापारिक अनुमति मिली। विरोध करने के बाद जहांगीर ने व्यापारिक अनुमति वापिस ले ली। अब ये वापिस कहां चला गया, लंदन चला गया। जाकर जेम्स प्रथम से कहा कि जेम्स प्रथम, जिस काम के लिए मुझे भेजा था मैं उस काम में असफल रहा हूं, तो कोई नया व्यक्ति देख जिसको फारसी और उर्दू का ज्ञान हो, जो जहांगीर को पटा सके, व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर सके। एक बार फिर दाव चला जेम्स प्रथम ने, और अब की बार एक व्यक्ति को भेजेगा जिसका नाम क्या है, तो मेरे मित्रों क्या नाम है उसका बताओ।
क्या है रे, उसका नाम क्या है? सर टॉमस रो। क्या है? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया, और भारत आकर भाई को पहले ही पता था कि राजधानी मुगलों की कहां है, आगरा। ये सूरत बंदरगाह पर उतर कर सीधा आगरा के लिए रवाना होता है, किंतु उस समय जहांगीर आगरा में नहीं था। उस समय जहांगीर बैठा था अजमेर में। कहां बैठा था? अजमेर में बैठा था। और वहां से सीधा अजमेर का रूट पकड़ता है। अजमेर का रूट पकड़कर जहांगीर से पूछा कि जहांगीर आपकी राजधानी तो है आगरा और बैठे अजमेर में हो। तो जहांगीर ने कहा कि पूछ मत, दिन बड़े माड़े आ गए हमारे। तो वो कहता है क्या बात हुई? कि मेरे बाप ने पूरा साम्राज्य जीत लिया, जितना भारत के लोगों के पास था, जितना भारत के राजाओं के पास क्षेत्र था, वो सब का सब मेरे बाप ने जीत लिया। मैं पूरे भारत का बादशाह था। जब भी ये बात मैं कहता हूं आगरा में बैठकर कि मैं पूरे भारत का बादशाह हूं, उस समय कोई ना कोई लोग कह देते हैं कि पूरे भारत का नहीं है, तूने मेवाड़ नहीं जीता। अकबर ने अपनी जिंदगी में पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु मेवाड़ को नहीं जीत पाया था। अब जिम्मेवारी थी मेवाड़ जीतने की जहांगीर पर। जहांगीर आया था मेवाड़ अभियान पर और अपना शिविर लगा रखा था। कहां? अजमेर में। और अजमेर में पीछे पीछे कौन चला गया? टॉमस रो। और टॉमस रो कहता है कि जहांगीर प्लीज व्यापारी की अनुमति दे यार, बहुत साल हो गए। तो जहांगीर कहता कि कोई बात नहीं, हम खुश हैं। मैंने मेवाड़ के साथ संधि की है, मेवाड़ आज हमारे सामने झुक गया, चाहे जैसे भी झुके, लड़ाइयां बंद हो गई, संधि हो गई। टॉमस रो ने कहा कि मुझे पता है कैसे झुकाया है। उस समय टॉमस रो लिखता है कि जहांगीर ने या मुगलों ने मेवाड़ को शक्ति के दम पर नहीं झुकाया था, यह केवल एक समझौता था, दिमाग का खेल था। आपको राजस्थान पढ़ाया जाएगा, उस समय बताया जाएगा कि जब मुगल मेवाड़ संधि होती है, उस समय टॉमस रो साफ साफ लिखता है कि मेवाड़ को शक्ति के दम पर नहीं झुकाया है, यह केवल दिमाग का खेल है, केवल समझौता है। याद रखना। ये टॉमस रो जहांगीर से क्या करता है? व्यापारिक अनुमति प्राप्त करता है। क्या करता है? व्यापारिक अनुमति प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर से व्यापारिक अनुमति किसने प्राप्त की थी? तो टॉमस रो ने कहा की थी? अजमेर के अंदर की थी। अब भैया ये खुले खेलेंगे, इनको व्यापारिक अनुमति मिल गई है। क्या मिल गई है? व्यापारिक अनुमति मिल गई है। थोड़ा देखना चाहो तो देख लो, आओ जाओ। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। वह जनवरी 1616 में जहांगीर से अजमेर में मिला। टॉमस रो 1618 तक मुगल दरबार में रहा था, यानी 3 वर्ष। वो पीछे वाला कितने साल रहा था? 4 वर्ष। टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त की। इससे पहले ओंगिन्स आया था, किंतु वो अनुमति प्राप्त नहीं कर पाया। चले, इसके बाद टॉमस रो की एक पुस्तक है, उसका नाम याद रखना है। रहे तो अच्छी बात है, न रहे तो भी कोई बात नहीं। इस पुस्तक से हमको कई जानकारियां मिलती है, तो ध्यान रखना। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला, आपसे पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक कोठी कहां स्थापित करती है? सूरत में स्थापित करती है। कहां? सूरत में। किंतु जब आपसे पूछे दक्षिण भारत में कहां, दक्षिण भारत में कहां करती है, तो यह मेन बात है जी, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दक्षिण भारत में कहां की थी? तो याद रखना मित्रों, 1611 में आधिकारिक रूप से पहली कोठी स्थापित कहां की थी? तो दक्षिण भारत के मुसलीपट्टनम शहर में की थी। और वैसे आपसे पूछे कि पहली कहां की थी, तो सूरत में की थी। कहां की थी? सूरत में की थी। ओके, रिपोर्ट। भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेज फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। जो सूरत में खोली गई थी वो अनुमति से नहीं खोली थी, सीधा खोला था। बाद में विरोध हुआ पुर्तगालियों का, कुछ समय के लिए बंद रही, बाद में अनुमति प्राप्त करने के बाद दोबारा शुरू कर दी। किंतु आपसे पूछे दक्षिण भारत की तो ये याद रखना, और वैधानिक पूछे तो भी ये याद रखना। देखो, जबकि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित हुई थी। ये है वैधानिक। क्या है? वैधानिक है। ओके, और इधर ये क्या है? 1608 में खोली गई थी प्रथम फैक्ट्री। कहां? तो सूरत में। दोनों बातें अलग हैं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब कंपनी ने भारत में व्यापार क्या कर दिया? शुरू कर दिया। पर भैया
व्यापार करते उस समय कंपनी के जो व्यापारी थे उनको मुगलों को टैक्स देना पड़ता था। किनको? मुगलों को टैक्स देना पड़ता था। जब तक मुगल ताकतवर रहे तब तक कंपनी की कोई औकात नहीं थी कि भारत की तरफ आंख उठा के देख ले या सोच ले कि हम भारत पर अधिकार करेंगे। किंतु भैया मुगलों का डिक्लाइन शुरू हो गया, मुगलों का पतन शुरू हो गया। पतन किस प्रकार हुआ? क्योंकि औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए। औरंगजेब के बाद ऐसे मुगल बादशाह आए जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हो, नहीं तो लोग पढ़ाते नहीं पढ़ते, क्योंकि उनकी कोई बात ही नहीं थी। कोई तो लू लाग के मर गया और कोई हैजे की बीमारी से मर गया, उनकी कोई बात नहीं मेरे मित्रों। अब देखो ऐसे मुगल बादशाह आएंगे तो अंग्रेज फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? जाहिर सी बात है भैया, जिस साम्राज्य के नाम के तोते पूरे विश्व में उड़ते थे उसी साम्राज्य के अंदर आज गिद्दड़ नाच रहे हैं, क्योंकि मुगल कमजोर, अंग्रेज ताकतवर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब अंग्रेज सोच रहे हैं कि यार इन मुगलों से हम जैसे तैसे टैक्स में थोड़ी माफी करवा लेना, तो ये टैक्स ले रहे हैं उसमें थोड़ी माफी मिल जाए ना तो मजा आ जाए। व्यापारिक अनुमति तो मिल गई किंतु टैक्स के बदले मिली थी कि टैक्स देना पड़ेगा, व्यापार करो हमारे साम्राज्य में कोई दिक्कत नहीं, बदले में क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया लोग आपको पता है मौके का सब फायदा उठाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी और उत्तरवर्ती मुगल शासकों में एक शासक बनता है जिसका नाम था फर्रुखसियर। क्या था? मुगल बादशाह फर्रुखसियर। आप राजस्थान के हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि अंतिम मुगल राजपूत विवाह किन किन के मध्य हुआ था। अंतिम राजपूत विवाह किन किन के मध्य हुआ था? तो अंतिम मुगल राजपूत विवाह अजीत सिंह की पुत्री, उसकी शादी किसके साथ हुई थी? फर्रुखसियर के साथ हुई थी। अब आप कमेंट करके बताओ वो अजीत सिंह की पुत्री कौन थी? इंद्र कंवरी। कौन थी? इंद्र कंवरी। और उस इंद्र कंवरी की शादी किसके साथ हुई थी? फर्रुखसियर के साथ हुई थी। यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। और प्रथम मुगल राजपूत विवाह आप जानते होंगे अकबर और हरखाबाई का। ओके। और ये फर्रुखसियर भारत का शासक था और इस फर्रुखसियर के भैया एक भयंकर बीमारी हो गई। ऐसी जगह इसके एक फोड़ा हो गया, नहीं तो वो फोड़ा किसी को दिखा पाए, नहीं सुआ सो पाए, पूरे दिन पेट के बल सोता रहता। और भाई नहीं तो बैठ सकता, नहीं सही से सो सकता, पूरे दिन जिंदगी तहस महस हो गई, पूरा जीवन उसका नरक बन गया। तो अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ, पीर फकीर सबको बुलाया किंतु उस फोड़े का कोई इलाज नहीं है। उसी दौरान भारत में कंपनी अपने पांव फैलाना चाहती थी, तो लंदन से कुछ लोगों का समूह आया और वो समूह किसके नेतृत्व में था? तो जॉन सरमन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉन सरमन के नेतृत्व में। ये एक व्यापारिक दूत था जी जो लंदन से चलकर भारत आया था। वो चाह रहे थे कि हमको थोड़ा टैक्स कम हो जाए या टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये जॉन सरमन कहां जाएगा छूट लेने के लिए? तो भारत के मुगल बादशाह के पास जाएगा। और भारत का मुगल बादशाह कौन? फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर से जाकर कहा कि हम ब्रिटेन से आए हैं, आपसे व्यापारिक अनुमति तो प्राप्त बहुत पहले कर ली थी किंतु अब हमको व्यापार में टैक्स में थोड़ी छूट चाहिए, जो आप टैक्स ले रहे हो उसमें थोड़ी छूट चाहिए। भाई ने कहा कि एक बार बाहर चलिए, पता नहीं क्या मेरे ऐसी बीमारी हुई है, नहीं तो मैं किसी को बता सकता, नहीं किसी को दिखा सकता। जॉन सरमन ने कहा कि क्या दिक्कत हो गई बताओ तो सही, पेट दर्द कर रहा है या सर दर्द कर रहा है या पेट दर्द? भाई कह रहा है कि नहीं तो बता सकता और नहीं दिखा सकता, ऐसी जगह फोड़ा हुआ है। तो ये जॉन सरमन कहता है कि यार मेरे साथ डॉक्टर है हैमिल्टन। कौन है? डॉक्टर हैमिल्टन है, वो हर बीमारी का इलाज कर सकता है, आप उसको दिखाइए। भाई ने कहा कि पागल है क्या, जैसा नाम वैसा ही काम, तेरा नाम शर्मन और तेरे को शर्म नहीं आ रही कि दिखाओ? नहीं दिखा सकते। तो जॉन शर्मन ने कहा कि डॉक्टर से कोई शर्म नहीं होती, एक बार कपड़े उतारो दिखाओ। तो भैया डॉक्टर हैमिल्टन को दिखाया। दिखाने के बाद हैमिल्टन ने कहा कि
इस फोड़े के बदले आप अपना जीवन नरक बनाना चाहते हो, इसका इलाज तो हम 1 मिनट में कर देंगे, आप सोइए। सोने के बाद डॉक्टर हैमिल्टन ने उस फोड़े को फोड़ दिया और 2 दिन में इलाज कर दिया। किसका? फर्रुखसियर का। और फर्रुखसियर भैया वर्षों से बीमार था, पूरे दिन मुंदा लेटा रहता। अब थोड़ा सुआ लेटा है, सही से सोया जा रहा है। तो भाई खुश हुआ और पूछा कि बताइए आपको क्या चाहिए? आपने मुगल बादशाह फर्रुखसियर का इलाज किया है, बदले में आपको चाहिए क्या? तो भैया अंग्रेज बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप थोड़ा सा देना चाहो तो क्या दे दो, टैक्स में छूट दे दो। भाई ने कहा ये इतनी सी बात, मैं आपको क्या देता हूं, टैक्स में छूट देता हूं। और टैक्स में छूट क्या दी? तो सुनो छूट क्या दी। उन्होंने 30,000 रुपए के बदले, कितने? 30,000 रुपए के बदले बंगाल के अंदर व्यापार करने की अनुमति दे दी कि 1 साल के 30,000 रुपए देने हैं और 1 साल आप बंगाल में क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। आपको बंगाल के अंदर कोई भी परेशान नहीं करेगा। बंगाल के अंदर जो नवाब है, बंगाल के जो शासक बनकर बैठे हैं, उनको ये लिस्ट दिखा देना, मैं आपको एक अधिकार पत्र दूंगा, उस पर मेरे साइन होंगे, ये दिखा देना कि ये लो किसका है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का आदेश पत्र है, फरमान है। आप 30,000 रुपए के बदले बंगाल में क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। बंगाल उस समय सोने की चिड़िया थी और उस सोने की चिड़िया को 30,000 वार्षिक आय के रूप में बेच दिया। वो जो अधिकार पत्र था, अंग्रेजों को जो पत्र दिया था, कौन सा? व्यापारी टैक्स में छूट वाला, उसका नाम क्या था? दस्तक। क्या था? दस्तक। दस्तक का अर्थ क्या होता है? दस्तक निःशुल्क व्यापार का एक आज्ञा पत्र था, यानी एक पत्र था, 30,000 रुपए दे दिए, अब वो पत्र उनके पास रहेगा, अंग्रेजों के पास। जहां भी व्यापार करेंगे बंगाल के अंदर, वहां इस नवाब के, बंगाल वाले के और बादशाह के व्यक्ति होते थे, व्यापारियों से वो टैक्स लेते थे। आज नहीं लगता क्या टोल टैक्स? उसी प्रकार टैक्स लेते थे। अब व्यापारियों से टैक्स मांगते तो वो कागज दिखा देते कि ये लो दस्तक है, हमको अनुमति प्राप्त है। तो भैया अंग्रेजों से वो क्या नहीं लेते? टैक्स नहीं लेते। अब ये अंग्रेज क्या करेंगे? उस दस्तक का दुरुपयोग करेंगे। कौन से का? जो फर्रुखसियर से मिला है उस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। ये दस्तक निःशुल्क व्यापार का किसके पास है? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के पास है। व्यापारी तो और भी थे, भारतीय व्यापारी थे, अरब के व्यापारी थे। ये भैया बंगाल में कहते कि हमारे पास निःशुल्क व्यापार का दस्तक है। अब मान लो मैं व्यापार कर रहा हूं, मैं भारतीय व्यापारी हूं और वो सामने वाले ब्रिटेन के व्यापारी, उनके पास दस्तक, वो मुझे कहते कि तेरे 50 रुपए टैक्स लग रहा है, तो तू हमको 25 दे दे और हमारे वाला क्या ले जा, दस्तक ले जा। तो इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस व्यापारी के 25 तो बचेंगे ना, 25 इनके बनेंगे तो क्या हो गया, 25 तो बच रहे हैं ना। तो भैया इनका क्या करना शुरू कर दिया? दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इससे बंगाल का नवाब नाराज, यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको अधिकार दिया तो आप कीजिए। जो भारतीय व्यापारी है, जो अरब के व्यापारी है, जो पुर्तगाली है, उनका तो टैक्स लग रहा है। बंगाल का नवाब उनसे टैक्स लेता था, बंगाल का नवाब टैक्स लेकर मुगल बादशाह को बेचता था और उस टैक्स में से कुछ अपने पास रखता था बंगाल का नवाब, बंगाल का राजा। ओके, मैं नवाब बोलूं तो राजा ही होता है, बंगाल के जो शासक होते थे उनको नवाब बोला जाता था। तो इससे परेशान हो गए, तो अंग्रेजों की और बंगाल के नवाबों की बननी थोड़ी कम हो गई, उनके मध्य अनबन शुरू हो गई। क्यों हुई? क्योंकि इसका क्या करने लगे? दुरुपयोग करने लगे। क्या करने लगे? दुरुपयोग करने लगे। ये आप पढ़ सकते हो, कोई फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में फरमान यानी दस्तक जारी कर बंगाल में 30,000 रुपए वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क मुक्त कर दिया, यानी कोई शुल्क नहीं लगेगा। ओके, कंपनी के बंबई में डाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता दे दी। ये बात भी किसने की है? फर्रुखसियर ने। उन्होंने कहा कि आपके सिक्के पूरे भारत में चलेंगे। उससे पहले मुगलों को अधिकार था सिक्के बनाने का, और भारत में किसकी करेंसी चलती थी? मुगलों की। अब जो ब्रिटेन के
व्यापारी थे, उनको व्यापार करने के लिए या तो उनको देना पड़ता हमको सोना, या फिर भारतीय पैसे ही देने पड़ते। अब उनको मिल गई छूट भैया, क्योंकि वो बंबई के अंदर पैसे बनाने लगे थे, सिक्के बनाने लगे थे। अब ब्रूक्सशियर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके भी सिक्के चलेंगे और हमारे भी सिक्के चलेंगे, तो दोनों के सिक्के चलने लगे। अब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ये दुरुपयोग करेंगे तो बंगाल में सबसे ज्यादा ये तहस महस करेंगे। बंगाल की तो पूरी की पूरी कंडीशन थी इन कंपनी के व्यापारियों ने बदल कर रख दी, और बंगाल और कंपनी के व्यापारियों के मध्य क्या शुरू हो जाएगी, अनबन शुरू हो जाएगी। क्या लिखा है, मान्यता दे दी, सूरत में 10,000 रुपये सालाना अदा करने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया। ये देखो जी, और यहां तक देखो कलकत्ता में 38 गांवों की भूमि खरीदने की भी अनुमति दे दी। अब देखो कहां, कलकत्ता में। भारत का बंगाल, आइए मैं चर्चा करता हूं भारत के बंगाल की। ये लो जी, ये मान लेता हूं मैं भारत अपना, और यहां पड़ता है अपना बंगाल, ठीक। इस बंगाल के अंदर जो नवाब था उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। क्या था, मुर्शिद कुली खां। हमको बंगाल की तरफ आना है एक बार। और इस मुर्शिद कुली खां ने कई बार कहा अंग्रेजों से कि अंग्रेजों, जो फरमान मिला है वो केवल आपको मिला है और किसी को नहीं मिला, तुम इनका दुरुपयोग मत करो। जो आपको 38 गांव मिले हैं उन गांवों तक सीमित रहिए, आप अपने हाथ पैर मत मारिए, वरना मैं या तो काट दूंगा हाथ आपके या काट दूंगा पैर, कंट्रोल में रहो। अंग्रेजों को शुरू में 38 गांव मिले, अब ये धीरे धीरे चाहते हैं कि हम बंगाल पर क्या करें, अधिकार करें। अब किस प्रकार वो बंगाल पर अधिकार करेंगे, किस प्रकार नहीं करेंगे, वो हम आगे की क्लास में बंगाल पढ़ेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई है, 38 गांव खरीद लिए हैं, और मुर्शिद कुली खां के साथ क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। मुर्शिद कुली खां कौन है, तो बंगाल का नवाब है, बंगाल का राजा है, बंगाल का शासक है। और फर्रुखसियर कौन था, तो मुगल बादशाह था। कौन था, तो मुगल बादशाह था। मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखसियर के फरमान को बंगाल में नियंत्रित करने का प्रयास किया था, किंतु भैया प्रयास क्या रहा, असफल। अगर नियंत्रित हो जाता, नियंत्रण में आ जाता तो लड़ाई नहीं होती। अब वो अंग्रेज चाहेंगे कि हम बंगाल पर अधिकार करें, और इधर अंग्रेज पूरी जान लगाएंगे और सामने से बंगाल के नवाब लड़ेंगे अपनी शान और अपने बंगाल को बचाने के लिए। ये देखेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।